पाठशाला की पहली क्लास का वक्त है। असदुद्दीन ओवैसी को हर बात से दिक्कत होती है। बुलडोजर चलता है तो ओवैसी को कष्ट हो जाता है, दंगा करने वालों पर एक्शन होता है तो ओवैसी तड़प जाते हैं, ज्ञानवापी में सर्वे होता है तो ओवैसी को गुस्सा आ जाता है। आज उनकी एक कुंडली लेकर आया हूं, जरा उसका चैप्टर खोलते हैं। हर बात पर परेशान हैरान रहने वाले असदुद्दीन ओवैसी, हर बात पर अपनी प्रतिक्रिया देने वाले असदुद्दीन ओवैसी, अब यूपी के मदरसों का सर्वे करने की बात आई तो उनको वो भी अच्छा नहीं लगा। उनको आजकल कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, उनको हर चीज में दिक्कत हो जाती है। ओवैसी को मदरसों के सर्वे में छोटा एनआरसी दिख रहा है। अब ये पहले तो एनआरसी ही नहीं आई थी, फिर बड़ी एनआरसी और छोटी एनआरसी जैसी कोई चीज बना दी गई है, तो मदरसे का सर्वे होगा मतलब छोटा एनआरसी हो जाएगा। जबकि यूपी सरकार ने उन मदरसों का सर्वे करने के लिए कहा है जो अनरिकॉग्नाइज्ड है, यानी गैर मान्यता प्राप्त है। सभी जिले के डीएम को मदरसों का सर्वे करने के संबंध में निर्देश दिए गए। 5 अक्टूबर तक सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे पूरा करने का निर्देश दिया गया। सर्वे पूरा होने के बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपनी रिपोर्ट डीएम को भेजेंगे। 25 अक्टूबर तक डीएम मदरसों पर सर्वे रिपोर्ट सरकार को दे देंगे। मतलब सुनिएगा तो क्या लग रहा है, बहुत सामान्य सी बात है कि क्या चल रहा है वहां नहीं चल रहा। अच्छा, क्या क्या पूछा गया वो भी अभी बता दूंगा, लेकिन इस सामान्य बात में भी ओवैसी साहब को कुछ असामान्य दिख गया। उनको इसमें भी सियासत करनी है। सिर्फ मदरसों का ही सर्वे क्यों हो रहा है पूछ रहे, दूसरे शिक्षा संस्थानों का सर्वे क्यों नहीं हो रहा है? अरे भाई, जब मुसलमान को किसी राज्य में इमाम को आप कहते हो कि हम उनको भत्ता देंगे, तब तो नहीं कहते हो कि इमाम को ही क्यों भत्ता दे रहे हो, पंडित को भी दो। जब मुसलमान को कहा जाता है कि भाई देश के संसाधनों पर पहला अधिकार उसका है, तब तो आप नहीं कहते हो कि भाई दूसरों का क्यों नहीं है अधिकार। लेकिन मदरसों का सर्वे होगा तो बाकियों का भी कर लो। क्यों भाई, सिर्फ एक समुदाय के उन मदरसों का सर्वे क्यों जो सरकार से पैसे भी नहीं लेते? अच्छा, आप सरकार से पैसे लेंगे तभी आपका सर्वे होगा, नहीं तो नहीं होगा। इस सर्वे से मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। देश के मुसलमानों को बदनाम करने के लिए सर्वे हो रहा है। मुसलमानों के पिछड़ेपन की वजह मदरसे नहीं, बीजेपी और आरएसएस की गलत सोच है। तो मुसलमान बीजेपी और आरएसएस की वजह से पिछड़ा हुआ है। 75 साल से इनके हिसाब से बीजेपी और आरएसएस सरकार चला रहे थे और इसीलिए मुसलमान पिछड़ा हुआ है। वरना कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, ममता बनर्जी की पार्टी, तमाम दूसरे लोगों ने मुसलमान को सीधा टॉप पे पहुंचा दिया था। और आरएसएस, बीजेपी मुसलमान को खींच के नीचे ले आए, वरना वो 7वें आसमान पे था मुसलमान इस देश का। ये ओवैसी साहब बताना चाह रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा, इनको मुसलमान, आम आदमी का बच्चा, आम मुसलमान का बच्चा मदरसे में पढ़े और उसका मॉडर्नाइजेशन हो जाए तो दिक्कत है। इन ओवैसी का अपना स्कूल क्या है, जरा अभी कुंडली खोलूंगा मैं। ओवैसी ने अपनी मुस्लिम सियासत और चमकाने के लिए इस सर्वे को एनआरसी से जोड़ दिया और इसे सरकार की साजिश बताकर मिनी एनआरसी बता रहे हैं। एक बार सुनिए ओवैसी को, फिर जरा कुंडली खोलता हूं। संविधान के आर्टिकल 30 के तहत मुझे एक फंडामेंटल राइट हासिल है कि मैं अपने मदरसे खोलूं, अपने पसंद के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खोलूं। इसमें सरकार क्यों मुदाखलत करेगी? आप सर्वे क्यों करना चाह रहे हैं? आपको इससे लेना देना क्या है? क्या आप उनकी तनख्वाह दे रहे हैं? जो मदरसा बोर्ड के तहत मदरसे हैं उनकी तनख्वाह तो आप दे नहीं रहे हैं पिछले 4 साल से। ये मदरसे प्राइवेट मदरसे हैं, अनएडेड मदरसे हैं और आर्टिकल 30 के तहत इसको कायम किया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों सर्वे करा रही है? आपको लेना देना क्या है? अब आप एक ऑर्डर जारी कर दीजिए ना कि अब आप मुसलमान मत रहिए, आप कुरान मत पढ़िए, नमाज मत पढ़िए, ऑर्डर जारी कर दीजिए। वही करना चाह रहे आप। ये सर्वे नहीं है बल्कि एक छोटा एनआरसी है। ये कोई पूछे छोटा एनआरसी क्या होता है? छोटा रिचार्ज चल रहा है। पहली बात तो ये सबको समझ लेनी चाहिए कि यूपी में मदरसों का सर्वे हो क्यों रहा है, इस सर्वे का मकसद क्या है। क्योंकि बिना इस मकसद को समझे ओवैसी जैसे नेता इसे मुद्दा बनाने में जुटे हुए हैं। जबकि इस सर्वे का मकसद यह है कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के बारे में जानकारी जुटा ली जाए। इन मदरसों का नाम क्या है, कौन चला रहा है, ये मदरसे किस जगह पर और किस बिल्डिंग में चल रहे हैं, ये मदरसे किन हालात में चल रहे हैं, यहाँ पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं, पढ़ाने वाले टीचर कितने हैं, यहाँ पर क्या सिलेबस पढ़ाया जाता है। क्या ये अभी तक जितना बताया इसमें से कोई चीज है जो एनआरसी में काम आ जाएगी? कितने बच्चे पढ़ते हैं इससे एनआरसी हो जाएगी, कितने टीचर पढ़ाते हैं इससे एनआरसी हो जाएगी, कहां बिल्डिंग है इससे एनआरसी हो जाएगी, क्या इन मदरसों का किसी गैर सरकारी संस्था से संबंध है ये पूछ लिया तो एनआरसी हो जाएगी,
क्या इन मदरसों में बुनियादी सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं? जिसको एनआरसी लाकर मुसलमान को बाहर फेंकना रहेगा वो सुविधाएं पूछेगा। क्या पीने के पानी की व्यवस्था है, ये पूछ लेने वाला मुसलमान को डिटेंशन कैंप में डालना चाह रहा होगा। क्या टॉयलेट की व्यवस्था है या नहीं, क्या फर्नीचर है कि नहीं, बिजली सप्लाई की व्यवस्था है या नहीं, मदरसों की फंडिंग कहां से हो रही है, ये पूछने वाला जो है वो मुसलमान को कहना चाहता है कि तुम मुसलमान मत रहो, लिख के दे दीजिए। ओवैसी जो बोलते हैं और जो होता है उसका कोई कनेक्शन आपको दिखता है? टीचर्स को नियमों के मुताबिक सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं, यह भी सर्वे में पता लगाया जाए। अगर इस तरह की जानकारियां मिल जाती हैं तो सरकार के लिए आसान होगा कि वो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए चलाई जाने वाली योजनाएं उन तक पहुंचा सके, बच्चों को सरकारी स्कॉलरशिप मिल सके, मदरसों की बुनियादी सुविधाएं बढ़ाई जा सके, मदरसों के सिलेबस को चेक किया जा सके और अगर जरूरत पड़े तो सिलेबस में बदलाव किया जा सके। एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत मदरसे के बच्चों को पढ़ने के लिए दूसरी जगह भी जाने की सहूलियत मिल सके। इन गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को भी मॉडर्न शिक्षा के हिसाब से तैयार किया जा सके। मतलब मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा भी दुनिया के साथ कंपीट कर सके, यह कोशिश है। लेकिन जिन लोगों की पॉलिटिक्स इस बात पर निर्भर है कि वो ये कह दें कि इस देश में मुसलमान को मुसलमान रहने नहीं दिया जा रहा और मुसलमान ये विश्वास कर ले, वो तो ये चाहेंगे कि मुसलमान जो है उसका दिमाग का विकास ना हो, उसको पढ़ाई लिखाई करने का मौका ना मिले, मदरसे में पढ़े, दुनिया से कंपीट ना करे और दुनिया जीवन भर इनको ही सुनता रहे। ऐसा नहीं है कि ओवैसी को ये बातें पता नहीं होंगी बॉस, इसमें भ्रम में मत रहिएगा कि इनको पता नहीं है। वो पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर हैं, वो ये समझते हैं कि किसी चीज को सरकारी रिकॉर्ड में लाने के फायदे क्या होते हैं। इससे ट्रांसपेरेंसी आती है, पारदर्शिता आती है, सरकार को लोगों तक फायदा पहुंचाने में आसानी होती है। लेकिन वो आपको बताएंगे नहीं ये साथ। ये वही बातें हैं जो उनकी राजनीति को सूट करती हैं। ओवैसी ये भी नहीं बताते कि वो खुद किसी मदरसे में नहीं पढ़े हैं। आज मैं आपको बताता हूं कि ओवैसी जैसे नेताओं ने अपनी पढ़ाई कहां की है और इस देश के हर मुसलमान को देखना चाहिए कि जो लोग मदरसे को मॉडर्नाइज नहीं होने देना चाहते, उसके सर्वे को रोकने की कोशिश कर रहे हैं मुसलमान को भड़काकर, वो खुद कहां पढ़े हैं। अगर मदरसों से इतना प्यार था तो खुद पढ़ के दिखाते ना। ओवैसी खुद कहां से पढ़े, आज सुनिए। ओवैसी हैदराबाद के जिस स्कूल में पढ़े हैं उसकी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। महल जैसे स्कूल में पढ़े असदुद्दीन ओवैसी। ये स्कूल है। ओवैसी जिस स्कूल में पढ़े हैं वो कोई मदरसा नहीं है। ये आपको मदरसा लग रहा है? 5 स्टार होटल जैसा दिख रहा है। ये हैदराबाद का टॉप स्कूल है। मदरसे तो आपने बहुत देखे होंगे, आज ओवैसी का स्कूल देखिए। इस स्कूल का नाम हैदराबाद पब्लिक स्कूल है जो हैदराबाद के बेगमपेट में है और यह 1923 का बना हुआ स्कूल है। 122 एकड़ में फैले स्कूल में पढ़े हैं असदुद्दीन ओवैसी। और मदरसों को मॉडर्नाइज करने की बात आए तो मुसलमान नहीं रहने दे रहे हैं, ये भूलते हैं। स्कूल में हर तरह की आधुनिक सुविधा है जहां ओवैसी पढ़े। बड़ा ग्राउंड है, लाइब्रेरी है, लैब है, हॉस्पिटल भी स्कूल के अंदर बना हुआ है। यह है असदुद्दीन ओवैसी का स्कूल। देश का मुसलमान पलटकर पूछे कि मेरा बच्चा मदरसे में पढ़े तो वो मदरसा ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। ओवैसी साहब, इस स्कूल में कोई सामान्य आदमी नहीं पढ़ता, यह भी आपको बता दूं। यह मत सोचिएगा कि अरे सामान्य बच्चे थे, चले गए, पढ़ लिया होगा। देखिए कितना राजसी स्कूल है। यहां पढ़ते भी वीआईपीओ के बच्चे हैं। ओवैसी जिस स्कूल में पढ़े हैं वहां कौन कौन पढ़ा आपको पता है? यहां सत्या नडेला पढ़े हैं जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। यहां शांतनु नारायण पढ़े हैं जो एडोबी के सीईओ हैं। यहां जगन मोहन रेड्डी पढ़े हैं जो आंध्र प्रदेश के सीएम हैं। यहां किरण रेड्डी पढ़े हैं जो आंध्र प्रदेश के सीएम थे। यहां राणा दग्गुबत्ती पढ़े हैं जो तेलुगु फिल्मों के हीरो हैं। इनको आपने बाहुबली फिल्म में देखा था, बल्लाल देव बने हुए थे। यहां सैयद अकबरुद्दीन पढ़े हैं जो यूएन में भारत के प्रतिनिधि रह चुके हैं। यानी ये वीआईपी लोगों का स्कूल है जहां से ओवैसी और इनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी दोनों पढ़े। जैसे कश्मीर में पत्थरबाजी के लिए पत्थर उठाते था गरीब का बच्चा और वहां कश्मीर के नेताओं का बच्चा विदेश में पढ़ता था, वैसे ये लोग पढ़ेंगे 5 स्टार स्कूल में और मदरसे का विकास होने की बात आएगी तो तुरंत टांग आगे खड़ा लगा देंगे इतना बड़ा कि वो योजना ही गिर जाए लड़खड़ाकर। इस स्कूल में सामान्य आदमी का बच्चा पढ़ने के बारे में सोचेगा। इस स्कूल में 9वीं क्लास के लिए फीस मिनिमम 1,80,000 रुपए सालाना है, जो आज की डेट में लगता है कि ठीक है बड़े स्कूल में जो लोग पढ़ते होंगे, लेकिन सोचिए कितना बड़ा स्कूल है। और असदुद्दीन ओवैसी की जो कुंडली आपको बता रहा हूं, इस देश का मुसलमान देखे कि सिर्फ
भाईजान 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 और उनके पीछे दौड़ते हैं आप लोग। वो भाईजान आपके बारे में क्या सोचते हैं और नहीं सोचते हैं। ओवैसी की पढ़ाई के बारे में आपको बता रहा हूं, सुनिए जरा। अगर मदरसों से इतना प्यार था तो पढ़ते ना जाकर खुद। स्कूल आपको बताया, स्कूल जो पढ़े पब्लिक स्कूल में पढ़े, पब्लिक स्कूल में, जिसके बारे में अभी आपको दिखा रहा था, हैदराबाद में। इसके बाद कॉलेज, जो कॉलेज में पढ़े, कॉलेज उनका निजाम कॉलेज, हैदराबाद निजाम कॉलेज में पढ़े। क्यों छोड़ देते, मदरसे में पढ़ के रह जाते। फिर बीए एलएलबी किए। बीए एलएलबी इंडिया में नहीं किए बॉस, इंडिया को तो लगाए ही नहीं, सटाए नहीं, सीधा चले गए लंदन। लंदन में बीए एलएलबी किए भाई साहब, और लंदन के मशहूर लिंकन्स इन से बार एट लॉ किया। तो ये है आपके लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनकी पढ़ाई। तभी बैरिस्टर ओवैसी कहलाते हैं। वो खुद लंदन में पढ़ेंगे, खुद हैदराबाद के सबसे बढ़िया स्कूल में पढ़ेंगे, और मदरसे के बच्चे को सुविधा मिल रही है कि नहीं, टॉयलेट है कि नहीं, टीचर ठीक से है कि नहीं, टीचर को सुविधाएं हैं कि नहीं, ये सब पूछने पर इधर दिक्कत हो जाती है उनको। असदुद्दीन ओवैसी के भाई और तेलंगाना से विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी का बायोडेटा भी देख लीजिए, इसमें भी किसी मदरसे का जिक्र नहीं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने 10वीं की पढ़ाई उसी हैदराबाद पब्लिक स्कूल से की जहां से असदुद्दीन ओवैसी पढ़े। फिर हैदराबाद के सेंट मेरी जूनियर कॉलेज से पढ़ाई की। फिर कर्नाटक के गुलबर्गा से एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया, लेकिन 2 साल में कोर्स छोड़ दिया। एमबीबीएस क्या पढ़ते, जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं, और राजनीति में आ गए। ओवैसी की पार्टी का एक और चेहरा है, आप जानते होंगे, वारिस पठान। ये भाई साहब टीवी पे आते हैं ना, डिबेट में देखा है, पार्टी का पक्ष रखते हैं। वारिस पठान के पिताजी सेशन कोर्ट के जज रहे हैं। ये लोग पहले मुंबई के नागपाड़ा में रहते थे, फिर उसके बाद पौष बांद्रा इलाके में रहने लगे। मुंबई की यूनिवर्सिटी के से इन्होंने बीकॉम किया है। मुंबई के केसी लॉ कॉलेज से एलएलबी की डिग्री हासिल की। पढ़ते ना मदरसे में। ओवैसी जैसे दूसरे नेता भी हैं, जैसे आप जम्मू कश्मीर के अब्दुल्ला परिवार का रिज्यूमे देखेंगे तो उसमें भी किसी मदरसे से पढ़ाई का जिक्र नहीं है। उमर अब्दुल्ला श्रीनगर के बर्न हॉल स्कूल से पढ़े हुए हैं, जो वहां का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित स्कूल है। उमर अब्दुल्ला के पिता फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर के टाइंडेल बिस्कोय स्कूल से पढ़े हैं। नाम ही बोलने में मदरसे वाले की जीभ लड़खड़ा जाएगी। यह भी सबसे पुराना और प्रतिष्ठित स्कूल है। उमर अब्दुल्ला ने मुंबई से बीकॉम किया और स्कॉटलैंड से एमबीए किया। फारूक अब्दुल्ला ने जयपुर से एमबीबीएस किया और लंदन में प्रैक्टिस की। और यहां मदरसों का जो हाल है, कोई पूछे इनसे, ये लोग मुसलमानों का मुसलमान करते हैं। सलमान खुर्शीद को देख लीजिए, विदेश मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, बड़े वकील हैं। सेंट जेवियर्स पटना से पढ़े हैं, मैं भी सेंट जेवियर्स पटना से पढ़ा हूं, बड़ा स्कूल है पटना का सेंट जेवियर्स। दिल्ली के डीपीएस स्कूल से पढ़े, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से बीए किया, इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लॉ किया। कहीं नहीं गए मदरसे में। एक और चेहरे के बारे में बताता हूं, आजम खान, यूपी से बड़ा मुस्लिम चेहरा है। रामपुर के सरकारी स्कूल में पढ़े, फिर रामपुर के सुंदरलाल इंटर कॉलेज से पढ़ाई की, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली। इनके भी आगे तो कहीं मदरसा नहीं लिखा हुआ है। जिन नेताओं के बारे में हमने आपको बताया वो मुस्लिम राजनीति के बड़े चेहरे हैं, लेकिन इनकी एकेडमिक डिटेल में मदरसे का कहीं जिक्र ही नहीं है। बड़े बड़े नेता सुविधा संपन्न परिवारों से हैं, इसलिए ना तो ये खुद मदरसों में पढ़ते हैं, ना इनके बच्चे पढ़ते हैं। और ओवैसी साहब को सुन लीजिएगा तो ऐसा लगता है कि सबको अपना बच्चा मदरसे में ही भेज देना चाहिए। लेकिन जब मदरसों को आधुनिक जरूरत के हिसाब से अपडेट करने की बात आती है तो ओवैसी जैसे नेता इस पर राजनीति करने लगते हैं। ओवैसी जिस फैसले का विरोध कर रहे हैं वो यूपी में लाखों मुस्लिम बच्चों का भविष्य बदल सकता है। यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या काफी है, इसमें पढ़ने वाले बच्चों की संख्या भी लाखों में है, इसलिए भी यह सर्वे जरूरी हो जाता है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, यह कुंडली देखने के बाद पलटकर इन मुस्लिम नेताओं से पूछिए कि हमारा बच्चा जिस मदरसे में जा रहा है वो आधुनिक नहीं होगा और तुम पढ़ोगे बड़े बड़े स्कूल में और तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे हाई फाई स्कूल में। एग्जैक्टली वही मॉडल है जो कश्मीर में था कि तुम्हारा बच्चा पत्थर फेंकेगा, मेरा बच्चा विदेश में जाकर पढ़ाई करेगा। यूपी के अंदर उत्तर प्रदेश में कुल मदरसे कितने हैं?
वहां कुल मदरसों की जो संख्या है 16,461 मदरसे हैं वहां पर, 16,461। और सरकारी मदद वाले कितने हैं, जिन्हें सरकारी ग्रांट मिलती है, वो कितने हो गए, वो है सिर्फ 560 मदरसे, मात्र 560। अब आप सोचिए 15,800 से ज्यादा मदरसे कैसे चलते हैं, इसका प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए। इसमें वक्फ बोर्ड या मदरसे बोर्ड से मान्यता प्राप्त कितने हैं, 12,493 हो गए वक्फ बोर्ड वाले, और गैर मान्यता प्राप्त कितने हैं, 2,482, इतने गैर मान्यता प्राप्त। अब इन मदरसों में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं यह भी आपको बता देता हूं, सोचिए कितनों के भविष्य की बात है। मान्यता प्राप्त मदरसे जो हैं, मान्यता प्राप्त, उसमें कितने बच्चे पढ़ते हैं, 26,93,588 बच्चे पढ़ते हैं। और जो गैर मान्यता प्राप्त हैं मदरसे, वहां पर जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी संख्या है 5,40,000। अब आप बताइए, ये 5 लाख 5.5 लाख बच्चे, अगर इनको अच्छी सुविधा मिल जाए तो क्या किसी को बुरा लगना चाहिए? और ये भी अभी स्पष्ट क्लियर जो है वो कि इतना ही है, ये भी नहीं पता। ये क्यों कह रहा हूं आपको बताता हूं। अगस्त 2021 में, यानी पिछले साल, नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी एनसीपीसीआर की एक रिपोर्ट आई थी। उसके मुताबिक देश में 6 से 14 साल उम्र के 3 करोड़ 80 लाख मुस्लिम बच्चे, और इनमें से सिर्फ 2 करोड़ 70 लाख मुस्लिम बच्चे ही सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। 1 करोड़ 10 लाख मुस्लिम बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ रहे, जबकि मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या सिर्फ 6,000 है। इसलिए जरूरी है कि मदरसों की मैपिंग की जाए कि देश में कितने मदरसे चल रहे हैं और यहां कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। भाई 6,000 मदरसे हैं, उसमें 1 करोड़ बच्चे तो नहीं पढ़ सकते ना। वो कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको क्या शिक्षा मिल रही है, उनके दिमाग में कल को कोई जहर भरेगा आतंकवादी बनने के लिए, देश के खिलाफ जाने के लिए, और आप सवाल पूछेंगे तब भी आपको ही टारगेट किया जाएगा कि आप धर्म विशेष को टारगेट कर रहे हैं। अरे कहीं तो लॉजिक चलेगा, कहीं तो देश आएगा। इसके अलावा 2011 में जब नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी फॉर माइनॉरिटीज एजुकेशन का पुनर्गठन हुआ तो 5 मार्च 2012 को इसकी पहली बैठक हुई थी, और इसमें यह फैसला लिया गया था कि अल्पसंख्यकों की शैक्षिक जरूरतों के लिए जिला स्तर पर और प्रांत स्तर पर मैपिंग करवाई जाए। यह नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी फॉर माइनॉरिटीज एजुकेशन 2004 में बनाई गई और यह कमेटी तब 2 स्कीम लेकर आई। एक स्कीम थी IDMI यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, और दूसरी थी SPQEM यानी स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसाज। इस स्कीम का मकसद मदरसों में बुनियादी सुविधाएं देना और मदरसा एजुकेशन में उन मॉडर्न सब्जेक्ट को शामिल करना था जिससे मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे भी बाकी जगह पढ़ने वाले बच्चों से मुकाबला कर सके। यानी कुल मिलाकर जिस सर्वे पर आज विरोध हो रहा है वो मदरसों को आधुनिक बनाने की पुरानी नीति का ही हिस्सा है। लेकिन चूंकि तब यह काम कांग्रेस की सरकार कर रही थी, यूपीए सरकार कर रही थी, तब मदरसों की मैपिंग यूपीए सरकार में हो रही थी, तो कोई कुछ नहीं बोला, तब सेक्युलरिज्म चरम पर था। आज जब मोदी सरकार या योगी सरकार यह काम कर रही है तो यह दुष्प्रचार किया जा रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ साजिश हो रही है। भाई मुझे तो लगता है देश के मुसलमानों को समझना पड़ेगा कि आप कितने साल इस्तेमाल होंगे बॉस, कितने साल। क्या कोई आपके बच्चे को पत्थर फेंकने के लिए अपॉइंट कर ले, कोई आपके बच्चे को मदरसे में पढ़ाकर उसका भविष्य खराब करने के लिए छोड़ दे, चाहे मदरसा कैसा भी हो। आप कितने साल ये सब सहेंगे? और जिन पर कहा जा रहा है कि आप डाउट करो, कर लो डाउट, मैं तो कह रहा हूं कर लो। नरेंद्र मोदी, असदुद्दीन, माफ कीजिएगा, योगी आदित्यनाथ, सब पर डाउट कर लो। लेकिन जिन पर यकीन किया 70-75 साल, उन्होंने ये मदरसे देकर छोड़ दिया। तो अब कम से कम कुछ बदलाव आ रहा तो उस पर यकीन करके देख तो लो। पहले ही तो बुरी हालत है, इससे बुरा क्या होगा? असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं कि देश में मुसलमानों के साथ दूसरे दर्जे के नागरिक जैसा व्यवहार होता है, भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। अत्याचार क्या होता है बॉस, आज मैं आपको बताता हूं। पहले भी बताया है, आज फिर बता रहा हूं, क्योंकि आज फिर रिपोर्ट आई। आज ही चीन में उइगर मुसलमानों को लेकर यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट आई
जिसमें सबूतों के साथ बताया गया है कि चीन में कैसे उइगर मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहा है। उइगर मुसलमानों को कैद करके यातनाएं दी गई हैं। उइगर्स की आबादी रोकने के लिए जबरन नसबंदी कर देते हैं। यूएनएचआर में चीन के अत्याचार को मानवता के खिलाफ अपराध करार दिया गया है। लेकिन मुसलमानों की आवाज उठाने वाले जो लोग भारत में तो छाती पीट देते हैं, जबकि कुछ नहीं हो रहा मुसलमान के खिलाफ, वो चीन के खिलाफ खामोश है। वो इस्लामिक कंट्रीज जो भारत में तो कूद कर आती हैं कुछ बोलने के लिए, वो चीन पर चुप हो जाती हैं। वो पाकिस्तान जिसको कश्मीर में बड़ा इंटरेस्ट है, वो पाकिस्तान हाथ फैलाकर कश्मीर से पैसा ले लेता है और उसके बदले उइगर मुसलमानों पर चुप हो जाता है। यह है मुसलमानों के प्रति उसकी वफादारी। यहां मदरसों के सर्वे से दिक्कत है, अवैध मदरसों पर बुलडोजर चल जाए तो दिक्कत है, लेकिन इन्हीं लोगों को इस बात से कोई दिक्कत नहीं कि चीन में उइगर मुसलमानों पर कैसे जुल्म हो रहा है। वो मुसलमान नहीं है। यूएनएचआर की रिपोर्ट में चीन में उइगर मुसलमानों के लिए डिटेंशन सेंटर्स के बारे में बताया गया है, जिनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। यहां तो एनआरसी आई भी नहीं, डिटेंशन कैंप में किसी को डाला भी नहीं। जहां डाल रखा है उस पर बोलकर दिखाइए ना। ये तस्वीरें यूएनएचआर ने अपनी रिपोर्ट के साथ अटैच की हैं। इनमें शिनजियांग के पश्चिम में मौजूद उरुमकी डिटेंशन कैंप दिख रहा है। 2018 में इस कैंप में 40 बिल्डिंग थी, 2020 में 92 हुई। उरुमकी डिटेंशन कैंप चीन का सबसे बड़ा कैंप है, 22 एकड़ में फैला है और यहां एक साथ 10,000 कैदियों को रखा जा सकता है। इसी तरह का दाबनचेंग डिटेंशन सेंटर 2019 में लगभग 1.5 किलोमीटर के इलाके में नई इमारतें बनाई गई थी। ये डिटेंशन कैंप्स हाई सिक्योरिटी से लैस हैं। बाहर निकलना मतलब भूल जाइए, असंभव। कैंप्स के चारों तरफ कटीले तारों की बाड़ लगा दी गई है। निकल के दिखाइए। इसके अलावा खतरनाक गार्ड्स आधुनिक हथियारों के साथ निगरानी करते हैं। शिनजियांग में रहने वाले उइगर समुदाय के लोगों को चीन हमेशा से शक की नजर से देखता रहा है और उन पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगाता रहा है। लेकिन 2009 में शिनजियांग में हुई दंगों के बाद उइगर मुसलमानों के प्रति चीन का क्रूर रवैया सामने आया। यूएनएचआर की रिपोर्ट के मुताबिक चीन का कहना है कि 1990 के बाद से शिनजियांग में कई आतंकवादी अलगाववादी हमला कर रहे हैं। अलगाववादियों के कारण 2009 में शिनजियांग के उरुमकी इलाके में दंगे हुए थे। दंगे से निपटने के लिए चीन ने सख्त रणनीति अपनाई। लाखों उइगर मुसलमानों को चीन ने कैद कर लिया। मतलब टेररिज्म से लड़ने के नाम पर लाखों मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में डाल दिया। और यहां असम में टेरर लिंक मिलने पर मदरसा गिरा दिए तो लोग छाती पीट रहे हैं कि देखो मुसलमानों के साथ क्या कर रहे। क्या किया मुसलमान के साथ? बिल्डिंग गिरी है बॉस। और वहां मुसलमानों के साथ जो हो रहा है हाड़ मांस के इंसान के साथ, वो नहीं दिखता आपको? उसको कहते हैं अत्याचार। 2014 में चीन के उइगर मुसलमानों के खिलाफ स्ट्राइक हार्ड कैंपेन लॉन्च हुआ। उइगर मुसलमानों का किसी धार्मिक संस्था से लिंक होने पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। 2014 से 2016 के बीच 12,995 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 30,000 से ज्यादा उइगरों को धार्मिक गतिविधियों के कारण सजा दी गई। उइगरों की धार्मिक किताब की लगभग 3.5 लाख कॉपी जब्त कर ली गई। तब तो चू नहीं निकला मुंह से। और भारत में लीज पर ली हुई जमीन में गणेश चतुर्थी नहीं होने देंगे। यह भी कोर्ट में जाकर हिंदू को लड़ना पड़े तो भी मुसलमान खतरे में। चीन कैसे उइगर मुसलमानों की आबादी को कंट्रोल कर रहा है, इसके बारे में भी आपको रिपोर्ट में बताया गया है। 1953 में शिनजियांग में उइगर मुसलमानों की संख्या कुल आबादी की 75% थी। 53 में शिनजियांग में हान चाइनीज लोगों की आबादी 7% थी। 2020 में शिनजियांग में उइगर आबादी घटकर 45% रह गई है, जबकि हान चाइनीज लोगों की आबादी बढ़कर 42% हो गई। आज शिनजियांग की लगभग 2.5 करोड़ आबादी में 12 करोड़ माफ कीजिएगा, काफी बड़ी संख्या उइगर मुस्लिम बच्चे हैं। और जो उइगर शिनजियांग में बचे हैं उनमें से भी लाखों को डिटेंशन कैंप्स में कैद किया गया, जहां उनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जाता है। चीन में उइगर लोगों की आबादी कंट्रोल करने और उनको कैद करने के साथ साथ उइगरों की कल्चरल पहचान को भी मिटाने की कोशिश की जा रही है। क्रूरता देखिए आप, उइगरों की धार्मिक इमारतों को गिराया जा रहा है। यह तस्वीरें यूएनएचआर की रिपोर्ट के साथ पब्लिश की गई है। इसमें दिख रहा है कि दक्षिणी शिनजियांग में इमाम असीम की दरगाह को कैसे गिराया गया। यह जगह उइगर मुसलमानों के लिए बहुत पवित्र थी। यहां इमाम असीम का मकबरा, एक बड़ी मस्जिद और कई छोटी मस्जिदें थीं। 2017 से 2020 के बीच इस जगह पर बनी हर इमारत को गिरा दिया गया। और यहां
राम मंदिर भी कोर्ट में लड़ाई लड़कर बनता है। यहां ज्ञानवापी में मंदिर के तमाम सबूत मिलने के बाद भी कोर्ट में लड़ाई चल रही है। और यहां आप तेलंगाना में मस्जिद गिरा दीजिए तो ओवैसी को दिक्कत नहीं आती क्योंकि सीएम अपने दोस्त हैं। दूसरी जगह मस्जिद शहीद नहीं होने देंगे का नारा लगा। इसी तरह से शिनजियांग में गिराई गई मस्जिदों के बारे में आपको बताता हूं। चीन में कुल 35,000 मस्जिद हैं, जिनमें से 20,000 शिनजियांग में। 2017 में शिनजियांग में लगभग 16,000 मस्जिदें गिराई गई। धार्मिक किताबों की लाखों कॉपी जब्त की गई। मुसलमानों के सार्वजनिक नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई। मुसलमान को लंबी दाढ़ी रखने से का अधिकार ही नहीं दिया गया। लाखों उइगर बच्चों को जबरन बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया, जहां बच्चों को चाइनीज संस्कृति के बारे में बताया जाता है। धार्मिक किताब रखना, फोन पर धार्मिक संदेश भेजने पर जेल हो जाती है। जेल हो जाती है बॉस। यहां आप सर तन से जुदा का नारा लगाकर घूम रहे हैं, वहां मैसेज भेज दीजिएगा धार्मिक तो जेल में जाना पड़ता है। और फिर भी भारत में मुसलमान खतरे में बताया जाता है। असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को आंख में आंख डालकर बोलना सीखिए कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ऐसे ही नहीं है। मुसलमान को जितना सम्मान, जितना प्यार, जितना सब कुछ यहां मिल रहा है, एक बार चीन की तरफ देखकर समझिएगा, तब समझ में आएगा कि कितनी बेहतर और अच्छी स्थिति है।